a very interesting article. अभी तक हमें आता है कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब हुआ उसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है उसके ऊपर आता हुआ सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है तो इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना हमें आता है। कितने टू फोर्स आ रहे हैं, कहां कहां पर आ रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है बताना हमारे लिए पॉसिबल था। लेकिन सपोज कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है उसके बावजूद हमें सारा चीज पता करना है। कितने टू फोर्स आ रहे हैं, कहां कहां पर आ रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। तो क्या करेंगे, उसके लिए जो डिस्कशन है उसको हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस, वी कॉल इट डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहले जो पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम वो क्या था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये क्या हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मतलब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, मोशन कर रहा है, फिर भी हम पता करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स देखना पड़ेगा। न्यूटन्स लॉ में हम चीजों को फिर से देखेंगे। इनर्शिया, इनर्शिया मीन्स रिजिडिटी टू स्टे व्हाट यू आर, है ना। जैसे हम कहेंगे कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, न्यूटन्स लॉ के हिसाब से कोई बॉडी अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना पसंद कर रहा है, मोशन में है तो कंटिन्यूअसली सेम मोशन में कंटिन्यू करना पसंद कर रहा है। न्यूटन्स लॉ का स्टेटमेंट थोड़ा सा मैं अभी बोल देता हूँ, बाद में इसको डिटेल्स में दिखेंगे। लॉ ऐसे कहता है कि एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी the body continues in its state of rest or of uniform motion along a straight line, and this property of staying in its state of rest or of uniform motion is called inertia of rest or inertia of motion। ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको आप मूव करवाने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड इट इज अपोजिंग। जैसे आप फिर कर सकते हो, सामने मान लो ब्लॉक रखा है, ब्लॉक रखा है, सोचो इस ब्लॉक को मैं मोशन देना चाहता हूं। कैसा मोशन, उसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। मैं क्या किया, पहले उसको वेलोसिटी पहले 0 था, मैं वेलोसिटी को बढ़ाया, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी में ले गया। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी में ले गया, मतलब t सेकंड तक और t0 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ गया, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट गया। तो हुआ क्या, मैं इसको पुश करने लगा, है ना, पुश करने लगा तो क्या किया, शुरू में इसका वेलोसिटी बढ़ने लगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जाने लगा। सोचो तो मेरे को ज्यादा मेहनत कब करना पड़ा होगा, जब इसका वेलोसिटी बढ़ रहा था कि जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा था, रेस्ट में था, मैं पुश करके उसका वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ समय के बाद वेलोसिटी बढ़ गया, उसी वेलोसिटी में लेना चाहता हूं। कब आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत पड़ेगा बताओ, जब वेलोसिटी बढ़ा रहा था कि वेलोसिटी बढ़ा रहा था। ठीक है, क्योंकि जब कांस्टेंट वेलोसिटी आ गया उसके बाद तो खुद ही चल रहा था, आपको खाली हाथ लगा के रखना है तो चलते रहेगा, है कि नहीं। तो ये जब बढ़ा रहा था मतलब आई वाज कॉजिंग ए चेंज इन वेलोसिटी एंड दिस बॉडी वाज अपोजिंग द चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वो जिस स्टेट में है, जिस वेलोसिटी में, उसी वेलोसिटी में रहना पसंद करता है। ये वेलोसिटी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपोज कर रहा है। और सोचो कि ये मान लो कि एक एम्प्टी कार्टून है, कार्टून के अंदर कुछ नहीं है, उस केस में भी ऐसे किए, दूसरे केस में ऐसे भरा हुआ कार्टून है, उस केस में भी ऐसे किए। कौन सा केस में, जब ये एम्प्टी है कि भरा हुआ है, उसमें मोशन ऐसे वेलोसिटी बढ़ाने में ज्यादा डिफिकल्ट होगा। जब ये खाली है कि भरा हुआ है, वेलोसिटी को बढ़ाने में मतलब जितना ज्यादा मास होगा उसको मूव करवाने में उतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लग रहा है। जबकि सोचो तो ये कोई ब्लॉक है, आप उसको पुश कर रहे हो, सोचो मानते हैं कि ये स्मूथ है और यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो इस ब्लॉक के ऊपर एक ही तो फोर्स आ रहा है जो आप दे रहे हो, देयर इज नो अदर फोर्स, देन हु इज अपोजिंग? अरे हु इज अपोजिंग? ऑल अदर फोर्सेस आर लाइक दिस, हु इज अपोजिंग यू? इट इज द इनर्शिया, Yes, it is the inertia. अगर आपके सामने
दो पैकेट रख दिया गया, इधर एक बड़ा सा कार्टून है, इधर एक बड़ा सा कार्टून है, किसका मास ज्यादा है पूछा गया आपको। आप उठा के देखोगे, जो ज्यादा वजन लगेगा वो ज्यादा मास का है। नहीं, उठाना अलाउड नहीं है, क्योंकि दैट वे यू आर चेकिंग द वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उठाना नहीं है, बिना उठा के बताना है कौन किसका मास ज्यादा है। पुश करो, जो आसानी से हट गया उसका मास ज्यादा है कि कम है? कम है। जिसको हटाने में ज्यादा डिफिकल्ट लगा उसका मास ज्यादा है। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा है वो हटने के लिए तैयार नहीं है, धक्का मारना पड़ता है, चलता है। फिर जिसका मास कम है वो भी तैयार नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धक्का मारो चले जाता है। मतलब इनर्शिया, अपनी जगह डटे रहने की टेंडेंसी ज्यादा किसका है? जिसमें मास ज्यादा है, कि मास जिसमें कम है? जिसमें मास ज्यादा है ना। सिमिलरली जब आप किसी एक वेलोसिटी में कोई एक मास जा रहा है, एक मास मूव कर रहा है, मास इज मूविंग, आप उसका वेलोसिटी को रोकना चाहते हो, आई मीन वेलोसिटी को जीरो करना चाहते हो, या फिर डायरेक्शन बदलना चाहते हो। कोई चीज जैसे आपके सामने से इधर से आ रहा है, आप चाहते हो उसको इधर मोड़ ले। अगर वो कम मास का होगा, जैसे आपके बगल से गुजरेगा आप धक्का मार दोगे, उसका डायरेक्शन उधर हो जाएगा। लेकिन मान लो कोई हैवी मास है आ रहा है, तो आपको बहुत जोर से पुश करना पड़ेगा उसका वेलोसिटी को बदलने के लिए, because it is trying to maintain the same velocity, and when you are trying to change the velocity, the direction, it is trying to oppose. So inertia जो भी है, inertia of rest और inertia of motion, that is directly related to the mass. More is the mass, more is the inertia. समझ में आया क्या? तो क्या लिखे हम लोग यहाँ पर? हम लोग जो चीजें देखे, इस चीजों को समझ पाओगे तभी काम में लगेगा। थोड़ा ध्यान से देखना। पहला पॉइंट हुआ inertia of a body refers to the mass of the body. More mass implies more inertia. ठीक है। Due to inertia property, a body tends to maintain or continue in its state of rest or motion, ठीक है। when it is or when we try to bring a change in its state of rest or motion, when we try to bring a change in its state of rest or motion, it opposes due to its inertia property, due to its inertia, ये इनर्शिया के चलते अपोज कर रहा है। ठीक है। ये जो स्टेटमेंट अभी हम लोग लिखे, उसको लेके थोड़ा हम लोग दूसरे किस्म की स्टेटमेंट बना सकते हैं, जिसमें हमें आसानी से समझ में आएगा। इनर्शिया के चलते वो हमें अपोज कर रहा है। अपोज कैसे कर रहा है? बाय अप्लाइंग ए फोर्स। हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, या फिर उसका मोशन को बदलने के लिए, वो हमें उल्टा फोर्स देगा, है ना। जैसे इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से लिखेंगे। Thus, when a body accelerates, जब कोई बॉडी एक्सीलरेट करता है, मतलब रेस्ट से मोशन में जाना भी चेंज इन वेलोसिटी हुआ।
एक मोशन से दूसरे मोशन में जाना, वो भी चेंज इन वेलोसिटी हुआ। मतलब रेस्ट से मोशन में जाए या एक मोशन से दूसरे मोशन में जाए, दोनों केस को हम एक्सीलरेशन कह सकते हैं। सो व्हेन आई राइट व्हेन ए बॉडी एक्सीलरेट्स आई इंक्लूड बोथ द केस, bringing a body from rest to motion or one motion to other motion. When a body accelerates, it experiences a pseudo force. ऐसा झूठ-मूठ का फोर्स है, ऐसा कोई फोर्स प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंस करता है एक pseudo force in opposition. This force is called inertia force. स्टेटमेंट इतना सिंपल नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए, समझने की कोशिश करो। जब भी हम कोई बॉडी को एक्सीलरेट करवाने की कोशिश करें, सोचो, जस्ट ट्राई टू सी दिस केसेस। यहाँ पर कोई एक पेंडुलम ऐसे झूल रहा था, मैं अगर इसको लेके भागने लगूंगा विद सम एक्सीलरेशन, डू यू थिंक द पेंडुलम विल बी इन दिस पोजीशन और विल गो टू ए पोजीशन लाइक दिस और ए पोजीशन लाइक दिस? पोजीशन ए बी सी, कौन सा पोजीशन में जाएगा? अगर मैं लेके इसको भागने लगा, पेंडुलम को लेके भागने लगा, तो पेंडुलम कौन सा पोजीशन में रहेगा आपको लगता है? सी में रहेगा। हाँ, सी में रहेगा। लेकिन सोचो तो, जब मैं इसको लेके भागने लगा, अगर नहीं भागा होता तो ये सीधा रहता। भाग रहा है तो मुझे लग रहा है कि कोई इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, कोई इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, लेकिन कोई खींच रहा है क्या? कोई नहीं खींच रहा है, कोई नहीं खींच रहा है। इसलिए तो खींचने वाली जो सेंसेशन आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट ए शैडो फोर्स। हम गाड़ी में खड़े थे, बस के अंदर, बस चलना शुरू किया, हम पीछे की तरफ गिर गए, हमको लगा कि कोई पीछे की तरफ खींच रहा है। कोई खींचा क्या? नहीं। हुआ क्या? हुआ क्या? यहाँ पे हुआ क्या? ये पेंडुलम अपनी जगह रह गया, हम भाग गए आगे, ये जहां था वही रह गया, हम भाग गए आगे, तो हमको दिखने लगा कि ये टेढ़ा हो गया। जैसे बस के साथ हमारे पांव जुड़े हुए थे, बस आगे निकल गया, शरीर का ऊपर वाला हिस्सा जहां था वही रह गया, हमको लगा कि हम गिर रहे हैं और लग रहा है कि कोई हमें, हम जानते हैं हम जब भी ऐसे गिरते हैं, कैसे गिरते हैं, कोई खींचेगा तो हाँ कोई खींच लिया, है ना, हमें लगता है कि कोई हमें पीछे की तरफ खींच लिया। गाड़ी रुक गया, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि क्या हुआ, बॉडी का ऊपर वाला पार्ट मोशन में था, वो जाना पसंद कर रहा है, जबकि पांव गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ था, गाड़ी रुक गया तो भी रुक गया, है ना। तो हमें लगता है कि एक फोर्स आ रहा है, लेकिन सचमुच ऐसा कोई फोर्स नहीं आ रहा है। तो हमें तो जो लगता है उसके हिसाब से हम काम करते हैं ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हमें जो लगता है वैसे ही हम काम करते हैं, है ना। तो हमें जो लगता है वो जो एक फोर्स इसके ऊपर आ रहा है, वो फोर्स है कितना हम जानना चाहते हैं। बट बिफोर दैट सोचो कि ये मान लो कि कोई एक जैसे ये पेंडुलम गया तो ये टेढ़ा हो गया। सपोज हम कहेंगे ये वाला एक्सपेरिमेंट लेके देखो, तो आप देखोगे सपोज हियर इज ए पेन केप्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म। आप देखो यहाँ पे मेरे हाथ पे देखो, ये मेरे हाथ पे एक पेन रखा हुआ है, हियर इज सडन थिंग केप्ट ऑन माई हैंड, ये मेरे हाथ पे कोई चीज ऐसे रखा हुआ है, मैं हाथ ऐसे रखा हूँ, हाथ नीचे लाया तो ये मेरे साथ आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखो तो मैं सडनली अगर मैं हाथ को नीचे ले आता हूं तो क्या हो रहा है? आर यू एबल टू सी? ये मेरे हाथ को छोड़ दिया जा रहा है, देखो, यस। तो हमें क्या लग रहा है? हमें क्या लग रहा है? अरे जब मैं हाथ को नीचे ला रहा था कोई उसको उठा लिया, हमें लग रहा है कोई उठाया, क्या नहीं उठाया। क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के चलते वो अपनी जगह रह गया और हम वहां से हाथ हटा दिए, तो पता चला वो धीरे धीरे गिरने लगा। फिर बाद में जैसे मेरा हाथ हट गया तो वो निकल गया वहां से। तो हमें लग रहा है कि कोई इसको खींच ले, मैं इसे यहाँ पे खड़ा हूं, कोई मेरा ये वाला हाथ पकड़ के इधर को जोर से खींच लेगा, तो ऑटोमेटिकली देखोगे मेरा ये हाथ ऊपर उठ गया। जैसे कोई मेरे को राइट हैंड पकड़ के खींच लेगा इधर, लेफ्ट हैंड पकड़ के इधर को खींच लेगा, मैं ऐसे चला गया तो देखोगे मेरा राइट हैंड ऐसे हो गया है, मेरे को लगेगा कि
इधर से भी कोई खींच लिया, लेकिन इधर से कोई नहीं खींचा है। हुआ क्या है, मेरा हाथ अपनी जगह रह गया, मैं दूर चला गया, तो लग रहा है कि हाथ कोई खींच लिया, जबकि हाथ अपनी जगह जहां था शुरू में वही रह गया, है कि नहीं। तो ये इस बात है। तो इसीलिए जो फोर्स का फीलिंग मुझे होता है कि मेरे हाथ को कोई खींच रहा है, जैसे गाड़ी रुक गया तो मैं आगे की तरफ गिर जाता हूँ, चलना शुरू किया पीछे की तरफ गिर जाता हूँ, ये जो मुझे कोई खींचने वाला सेंसेशन आ रहा है वो झूठ-मूठ का है, स्यूडो फोर्स है। उस फोर्स को कहेंगे इनर्शिया फोर्स। द फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया फोर्स। क्या थोड़ा सा मैं आपको बता पाया कि इनर्शिया फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, इट इज ए झूठ-मूठ का फोर्स, 420 वाला फोर्स है। इज इट अंडरस्टूड? यस। तो ये जो इनर्शिया फोर्स, लेकिन अभी तो हम लोग महाज्ञानी है इसलिए जान लिए कि 420 वाला फोर्स है, ऐसा फोर्स नहीं है। लेकिन मेरे को क्या लगा, कोई खींच लिया, कोई खींच लिया, है ना। तो मेरे को जो लगा मैं उसको एस्टिमेट करने लग रहा हूँ। ठीक है, खींच लिया तो कितना जोर से खींचा, क्योंकि मुझे मालूम है जब भी कोई फोर्स प्ले में आता है उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। तो मैं अगर कहूंगा कि मेरे को कोई पीछे खींच लिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनर्शिया के चलते मैं पीछे गिर गया जब बस चलने लगा, मैं बोल रहा मेरे को कोई पीछे खींच लिया, है ना। तो मैं पक्का बताना चाहिए मुझे कि वो जो खींच लिया वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। तो मैं अपने हिसाब से कुछ बोलूंगा, ठीक है, जो बोलूंगा वो हो गया इनर्शिया फोर्स का डेफिनेशन। क्या कह रहा है डेफिनेशन, लेट अस सी। ये आप तो समझ गए हो, इसको भगाते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, व्हेन ए मास m accelerates at a rate a, the inertia force acts in direction opposite to acceleration, opposite to acceleration. Its magnitude is ma, and it acts at the कैपिटल M लिखे थे तो इसको कैपिटल M लिखेंगे, इसको कैपिटल M लिखेंगे, ma, and it acts at the center of mass, center of mass of the body, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी के साथ ऊपर ये डिपेंड करता है। सर मतलब इनर्शिया फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन से ज्यादा ही होगा ना? एक्सीलरेशन से ज्यादा होगा। एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन, इनर्शिया फोर्स इज ए फोर्स। फोर्स को एक्सीलरेशन के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, ऑब्वियसली इट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सीलरेशन। अगर मास 0.5 kg है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन एक्सीलरेशन। मास 10 kg है तो force का magnitude will be more than acceleration. So it is foolish to say the inertia force has a magnitude more than acceleration. It all depends upon the mass, है ना। तो क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे अगर कोई एक बॉडी है और ये बॉडी मूव कर रहा है ऐसे, suppose here is a body and here is the center of mass. This body moves with an acceleration a, ठीक है, ये एक्सीलरेशन में दौड़ने लगा तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास पे आएगा। कितना आएगा, ma, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन। द फोर्स विल एक्ट ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन, द फोर्स विल एक्ट ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जिधर को हो रहा है ma उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आपको क्या समझना है कि जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट करेगा, आप देख रहे हो कि वो एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेट करेगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि इट इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स ma in the opposite direction of acceleration. Let us repeat all these experiments जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे। सोचो तो ये पेन मेरे हाथ में रखा था, मैं धीरे से हाथ लाया, पेन मेरे साथ आया, मैं जल्दी से हाथ लाया, पेन मेरे हाथ को छोड़ दिया। Now let us understand why so. जब मैं इसको एक्सीलरेशन a में नीचे ला रहा हूं तो इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा है ma, ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन,
कौन सा फोर्स है? शूडो फोर्स। एम आ रहा है ऊपर की तरफ, वेट कितना है? mg, वेट हो गया mg अगर ma से ज्यादा रहेगा तो ma उसको उठा पाएगा क्या? उठा नहीं पाएगा, ये हाथ पे बैठा रहेगा, नीचे आएगा। अगर मैं हाथ को नीचे लाता हूं विथ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लाने की कोशिश करूंगा तो इसके ऊपर शूडो फोर्स कितना आएगा? ऊपर की तरफ कितना? m इंटू a कितना है? 12m, जबकि वेट कितना है? m इंटू g कितना है? 10m, तो 12m इज मोर देन 10m, तो ये मेरे हाथ के साथ आएगा कि हाथ को छोड़ देगा? हाथ को छोड़ देगा, बिकॉज 12m इज मोर देन द वेट। आर यू गेटिंग? ये हो गई अंडरस्टैंडिंग, समझ में आया? तो क्या मुझे इतने सारे डिस्कशन के बाद बता सकते हो कि मुझे कहा जाएगा कि हाथ को ऐसे मूव करो, और ये पूछा जाएगा कि कितना एक्सीलरेशन में हाथ को नीचे मूव करने से ये पेन मेरे हाथ से छूट जाएगा? जिनको समझ में आ रहा है वो लोग बोल पाएंगे। मैं हाथ को अभी नीचे ला रहा हूं, ये पेन छूट नहीं रहा है, कितना एक्सीलरेशन में लाने से छूट जाएगा? विथ व्हाट एक्सीलरेशन? यस, अगर मेरे हाथ की एक्सीलरेशन g से ज्यादा हुआ तो ये मेरे हाथ को छोड़ देगा। और अगर सोचो कि कोई केवीपीओए का एग्जाम देने के लिए कहा गया और आपको कहा गया कि मूव योर हैंड विथ एन एक्सीलरेशन मोर देन g, आप तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि कितना एक्सीलरेशन होने से मोर देन g होता है। हाथ के ऊपर एक कॉइन रख लो, हाथ को ऐसे मूव करो कि कॉइन आपके हाथ से छूट जाए। अभी मेरा हाथ को जो एक्सीलरेशन था इट वाज मोर देन g, है कि नहीं? तो व्हाट वी लर्न वी मस्ट बी एबल टू यूज इन प्रैक्टिस, नहीं तो ये नॉलेज लेके क्या करना है बताओ? जस्ट लाइक ए डोंकी कैरिंग ए बंच ऑफ गोल्ड ऑन इट्स बैक, गधे की पीठ पे इतने सारे सोना रख दोगे, उसकी किस काम का आएगा भाई? वो तो खा भी नहीं सकता, यूज भी नहीं कर सकता। Like that, we should not carry this knowledge just because it yields certificates. We must carry to use it our day-to-day life. तो समझ में आ गया आपको? तो जब भी कोई मास m एक्सीलरेट करता है रेट a, it experiences a force. ऐसा फोर्स नहीं होता है झूठ-मूठ का फोर्स, pseudo force. It experiences a force because of its own inertia, है ना? तो उस इनर्शिया के चलते उसके फोर्स आ रहा है जो उसको एक्सीलरेट करने नहीं दे रहा है, अपोज कर रहा है। वो फोर्स क्या है? इनर्शिया फोर्स। कितना है? m इंटू a। समझ में आया? कहाँ आता है? एट द सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है? अब सोचो, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, तीन चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। द फोर्स इज अपोजिट मैग्नीट्यूड ma एंड इट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास। ये चीज बताने के लिए मैं आपको एक तीसरा एग्जांपल देता हूँ। वन मोर एग्जांपल लेट अस सी। ये बताने के लिए कि जो शूडो फोर्स है इट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अच्छा बताओ, यहाँ पर एक प्लास्टिक बोतल है जिसमें पानी भरा हुआ है। ध्यान से देखना, इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है ना? और दूसरा प्लास्टिक बोतल है, आप देखोगे इसका पानी इसमें तो है लेकिन भरा नहीं है, थोड़ा सा पानी है। और प्लास्टिक बोतल यूजुअली बहुत ही लाइट मास का होता है। बोतल का मास कितना होगा? 50 ग्राम पानी का 1 kg 1 लीटर वाटर देता है। अब ये दोनों बोतल को किसी एक टेबल पे ऊपर रखा गया था। मैं टेबल को सडनली खींच लिया, आई पुल इट विद सर्टेन ह्यूज फोर्स, सो द सिस्टम एक्सीलरेट। ए और बी में से कौन पहले गिर जाएगा? ए गिरेगा कि बी गिरेगा? ए विल फर्स्ट फॉल। क्या हो रहा है सोचो। अब उसको दूसरे तरीके से सोचते हैं। अगर ये दो बोतल रखे हुए हैं, ठीक है, ये एक बोतल है, ये एक बोतल है, ये दोनों स्लाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज ये बोतल को यहां से खींचेंगे, दूसरे बोतल को यहां से खींचेंगे, कौन सा बोतल पहले गिरेगा? ए और बी। अगर ए से खींचेंगे ए गिर जाएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो क्या रहा है? सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर, लेकिन ये लाइटर है, ये हेवी पार्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। जब आप इसको एक्सीलरेट करवाने की कोशिश किए, शूडो फोर्स आ गया। अरे भैया कहाँ पे आया? एट द सेंटर ऑफ मास। इसको इधर से खींचा, इसको इधर से खींचा, इधर से खींचने से कहाँ गिरा पाएगा? इट इज डिफिकल्ट टू फॉल, मेक इट टू फॉल। जब यहाँ से खींचा तो धड़ाक से गिर गया। तो जैसे हम इसको खींच लिए, आप देखोगे ए पहले गिर गया, बी
नहीं गिर रहा है। बहुत जोर से खींचेंगे गिर जाएगा, बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा एक्सीलरेशन दिए ये धम करके गिर गया। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक एम्प्टी बोतल ले लो, पानी नहीं है पूरा खाली है, एक थोड़ा सा पानी ले लो और एक भरा हुआ बोतल ले लो और टेबल के ऊपर रखो, टेबल को धक्का दे दो, पहले कौन गिर जाएगा? एम्प्टी बोतल एंड फिल्ड बोतल दोनों गिर जाएंगे, लेकिन जो थोड़ा सा पानी है वो खड़ा रहेगा अपनी जगह। क्यों? क्योंकि उसको जो शूडो फोर्स आ रहा है नीचे आ रहा है। अगर पूरा एम्प्टी बोतल होता, इतना सा भी पानी नहीं होता, तो बोतल का सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा, उसके केस में भी फोर्स यहीं पे ही आता। आर यू नॉट गेटिंग माई पॉइंट्स? यस सर। ये ठीक है। तो ये हुआ पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर मैं कुछ ऐसा केस लेता हूं, शायद आप इजीली रियलाइज कर पाओगे। जो चीजें आप रियलाइज कर पाओगे वैसा एग्जांपल देने से आपको फायदा है। Let me make it little smaller. It takes more space. Yes, ये आ गया। दूसरा केस, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, सपोज हम कहेंगे एक डंडा जमीन पे पड़ा है, ठीक है, और इस डंडे जमीन पे इट्स लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन ग्राउंड, लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन ग्राउंड। आप इसको यहां पे पुश किए, जैसे आप इसको यहां से पुश किए, व्हाट विल ऑब्जर्व? द डंडा विल गो स्ट्रेट लाइक दिस। मैं आपको पोजीशन दिखा रहा हूं। थोड़ी समय के बाद, थोड़ा सा समय के बाद डंडे का पोजीशन क्या होगा? जब तक वो डंडा इस पोजीशन पे आएगा, कौन से पोजीशन पे? जब तक वो डंडा इस लाइन पे आएगा तब तक उसका पोजीशन कैसे होगा? मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, अब बताना। पहला हुआ ऐसा होगा, दूसरा हुआ ऐसा होगा, तीसरा हुआ ऐसा होगा। आपको क्या लग रहा है जब तक ये आके यहाँ पे पहुंचेगा उसका एंड यू आर एबल टू गेस? दैट मींस आपका ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया है, मस्त, यही होना चाहिए साइंटिफिक लुक। तो जैसे आप उसको पुश किए, जब तक ये पहुंचेगा ये ऐसा हो जाएगा। कहाँ ऐसा हो गया भाई? हाँ, ऐसा हो जाएगा। अब सोचने वाली चीज है कि ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा ऐसा? अरे थोड़ा क्लियर बना देते हैं, यहाँ पे मिस हो गया सब कुछ, ठीक, ऐसे हो जाएगा। आप बोले क्यों ऐसे होगा? जैसे हम पुश किए इसको, ये एक्सीलरेट करने लगा, है ना, ये एक्सीलरेट करने लगा तो इसके ऊपर शूडो फोर्स आएगा। शूडो फोर्स कहां पे आता है? एट दी सेंटर ऑफ मास। अब इस डंडे का सेंटर ऑफ मास कहां है भैया? ये डंडे का सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा। और शूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन, मतलब ऐसे। अब सोचो, एक डंडा रखा है, कोई यहाँ पे पुश कर रहा है, कोई यहाँ पे पुल कर रहा है, ये डंडा क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? इसीलिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है कि नहीं? ये डंडा ऐसे घूम जाएगा, इसलिए पोजीशन सी में आया है कि नहीं? हमको अगर पूछा जाएगा ऐसा पुश करो कि डंडा यहां तक पहुंचने के बावजूद भी ऐसे ही रहेगा, तो कहां पे पुश करोगे? जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन का क्वेश्चन है। क्या किया था वो? दे दिया था कि यहाँ पे डंडा रखा हुआ है, यहाँ पे एक ऐसा शेप का पिकुलियर टी शेप का डंडा रखा हुआ है। बाद में हम लोग पढ़ लेंगे कि ऐसे डंडे का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। फिर पूछा था कि कहां पे पुश करेंगे, हाँ, कि ये सीधा चलेगा, घूमेगा नहीं। तो देखने से क्या लग रहा है? ए बी सी में से कौन सा पोजीशन लग रहा है कि सीधा चलेगा? बी, बिकॉज द सेंटर मास। जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन का क्वेश्चन है, बस समझ में आना चाहिए कि यू मस्ट पुश एट द सेंटर ऑफ मास। Why? Because if you push at any point other than center of mass, the pseudo force will act at the center of mass and that will try to rotate. अगर ये डंडे को मैं यहाँ पर पुश करने की बजाय, ये डंडे को मैं यहाँ पर पुश करने की बजाय अगर मैं इसको लेके यहाँ से पुश किया होता तो अरे कहाँ से? अरे नहीं, गंदा डंडा, चलो इसको लेके यहाँ से चलते। अगर इसको लेके हम यहाँ से पुश किए होते तो बताओ नीचे आंसर कौन सा होता? बी। देखा, आप लोगों को समझ में आने लगा है, यू आर एबल टू फॉलो इट, समझ में आ रहा है? तब आंसर क्या हो जाता? बी। तब आंसर हो जाता बी। तो अगर सेंटर ऑफ मास में पुश करेंगे सीधा ऐसे जाएगा, ऊपर पुश करेंगे ऐसे घूम जाएगा, क्योंकि शूडो फोर्स तो यहीं पे एक्ट करेगा।
आप ऊपर से पुश करो या नीचे से पुश करो। देखो ना, आई कैन गिव दिस स्मॉल एग्जांपल। ये पेन मेरे हाथ पे खड़ा है, ये पेन गिर जाएगा, टूट जाएगा, ये वाला लेते। ये पेन मेरे हाथ पे खड़ा है, ठीक है। अगर मैं हाथ को बहुत जोर से आगे की तरफ एक्सीलरेट करवाने की कोशिश करूंगा तो क्या हो रहा है, देखो आप ऑब्जर्व करो। आई एम नॉट मेकिंग एनी पार्शियलिटी, साइंस तो फैक्ट है। ऐसे क्या स्विंग, गिर गया ना पीछे की तरफ, गिर गया कि नहीं पीछे की तरफ, देखो यस गिर गया। अच्छा, तो ये आप सोच रहे हो कि वेट के चलते गिर गया, वेट के तरफ, वेट के चलते गिर गया, नहीं, वेट के चलते नहीं गिरा। सपोज यस, अगर मैं इसको ऊपर से पकड़ लेता और ऐसे मूव करवाऊंगा, क्या ये पीछे की तरफ नहीं उठ जाएगा? देखो है, देखो उठ रहा है, शायद यू आर नॉट एबल टू सी, बट लेकिन ये पीछे की तरफ ऐसे उठ रहा है। अगर पेंडुलम के लिए से भागेंगे तो पीछे की तरफ उठ जाएगा, है कि नहीं? ये अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि ये पेन को थोड़ा सा सोचो, इंटेलिजेंटली आई एम गिविंग यू ए क्लेवर क्वेश्चन। ये पेन जैसे मैं आगे ले रहा हूं पीछे की तरफ गिर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ करूं कि ये पेन ना गिरे। तो क्या मैं शुरू से पेन को थोड़ा टेढ़ा रखूंगा और आगे ले लूंगा तो नहीं गिरेगा, या शुरू से पेन को थोड़ा आगे की तरफ टेढ़ा रखूंगा और लूंगा तो नहीं गिरेगा? क्या लग रहा है आपको? सीधा रखूंगा तो नहीं गिरेगा, आगे की तरफ टेढ़ा रखेंगे तो नहीं गिरेगा। आप लोग बहुत बढ़िया सोच रहे हो। आई एम सो हैप्पी टू सी दैट यू ऑल आर एबल टू थिंक प्रॉपर्ली। नाउ थिंक, आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल। जब आप रेस में दौड़ते हो, रेडी स्टेडी गो करने से इधर भागने वाले हो, आप कैसे खड़े रहते हो? ऐसे हैं या फिर ऐसे? अरे ऐसे या फिर ऐसे? ए बी सी। क्योंकि जैसे आपको व्हिसिल बजेगा आप भागोगे जोर से, जैसे जोर से भागोगे मतलब यू आर एक्सीलरेटिंग। व्हेन यू आर एक्सीलरेटिंग यू विल गेट ए शूडो फोर्स ऑन यू। ये आदमी पीछे की तरफ ऑलरेडी टेढ़ा था, शूडो फोर्स खींचेगा तो धड़ाम करके गिरेगा। ये आदमी भी उसके ऊपर भी शूडो फोर्स खींचेगा तो भी गिरने की चांस है। लेकिन अगर आगे की तरफ झुका हुआ है तो उसका वेट उसको इधर गिराने की कोशिश कर रहा है, शूडो फोर्स पीछे गिराने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे क्योंकि वेट के चलते वो आगे गिर जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं, और ये शूडो फोर्स के चलते पीछे गिर जाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हम लोग भागने से पहले क्यों टेढ़ा रहते हैं, समझ में आया? अगर कोई बेवकूफ होगा तो रेडी स्टेडी गो बोलते समय ऐसे खंबे जैसे खड़ा रहेगा और भागेगा तो जोर से नहीं भाग सकता क्योंकि ज्यादा एक्सीलरेशन में भागने की कोशिश करेगा, शूडो फोर्स पीछे की तरफ खींच देगा, बम करके सर के बल गिरेगा। पहले से टेढ़ा रहेगा और शूडो फोर्स पीछे गिराने की कोशिश कर रहा है, वेट इसका आगे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो ही कैन बैलेंस हिमसेल्फ और भाग जाए, है कि नहीं? तो हर जगह जो हम साइंस को यूज कर रहे हैं महसूस नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू रियलाइज द साइंस बट वी आर एबल टू यूज इट। हम लोग इतने सारे चीज यूज करते हैं, क्या कहें आपको, जिसके बारे में हम लोग कभी सोचे नहीं। और साइंस, सोचो हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, साइंस इतना आगे जाने के बावजूद हमारा ब्रेन की ताकत को पार नहीं किया है। आवर ब्रेन का रीच इज मच मोर देन वेयर द साइंस हैज रीच्ड। रीच ऑफ माय ब्रेन is much more than where the science has reached। अगर मुझे पूछा गया यहां से कोई चीज को फेंको ताकि यहाँ पे कोई इसमें आके गिरेगा, आपको कितना एंगल में फेंकना है, कितना स्पीड में फेंकना है, और सब कुछ डाटा दिया गया, ये डाटा दिया, ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ दिया है L1, ये लेंथ दिया है L2, कैसे फेंकेंगे कि सीधा आके इसमें गिरेगा। इट्स अ वेरी टफ जॉब। आस्क एनीवन जो आईआईटी में पढ़ रहा है, पूछो उसको, भैया बताओ इसको यहाँ से फेंकना, ये लेंथ दिया है, ये लेंथ दिया है, यहाँ पे आके गिरेगा, कितना जोर से फेंकेंगे, कितना मीटर पर सेकंड में फेंकेंगे और कितना एंगल में फेंकेंगे ताकि यहाँ पे आके गिरेगा। वो बेचारा कैलकुलेशन करते रह जाएगा, घिसते रह जाएगा। जबकि कोई छोटा बच्चा यहाँ पे आया, दूसरे दोस्त को बोला कैच और फेंका, वो सीधा कैच कर गया, है कि नहीं? He did not make any calculation. Brain is that powerful. Without any calculation, is able to solve the job. है कि नहीं? That is called neural technology. Brain, through its experience, learns many things. जब तक छोटे बच्चे रहते हैं, ब्रेन का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता है, आप उनके साथ कैच खेलोगे, वो बॉल फेंकेंगे, आप उनके सामने खड़े हो, बॉल फेंकेगा, बॉल उधर गिरेगा।
लेकिन जैसे बड़ा हो जाएगा वो बॉल फेंकेगा तो सीधे आपके हाथ में है कि नहीं, सीधे आपके हाथ में आके गिर रहा है। मतलब ब्रेन का इतना पावर है कि साइंस से आगे जा चुका है। अब ब्रेन जो जा चुका है आगे, उसको देखो जो कि कंप्यूटर क्या कर रहा है भाई, ऐसा कौन सा चीज है जो कंप्यूटर कर सकता है ह्यूमन ब्रेन नहीं कर सकता। जो ह्यूमन ब्रेन कर सकता है उसको कंप्यूटर से करवा रहा है वो, ये नहीं कि कर नहीं सकता उसको कंप्यूटर से करवा रहा है। अगर नहीं कर सकता तो कैसे करवाता, है कि नहीं। तो जो कंप्यूटर कर रहा है सारा ह्यूमन ब्रेन भी कर सकता है। ये थोड़ा आलसी है, दूसरों से काम करवाने की आदत है, थोड़ा स्पीड स्लो है तो दूसरों से जल्दी जल्दी करवाओ बोल के कंप्यूटर से करवाता है। कंप्यूटर भी तो ब्रेन ही बना है। ह्यूमन ब्रेन इज मच पावरफुल देन और इट्स रीच इज मच मोर देन फिर द साइंस इज रीच्ड येट। आपका ब्रेन भी ऐसा ही है, अपनी ब्रेन की ताकत को समझो। हम जितना पढ़ाएंगे उससे ज्यादा, काफी ज्यादा आप इमेजिन कर सकते हो। देखो मैं आपको कितने सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं और आप लोग एकदम करेक्टली इमेजिन कर रहे हो कि यहाँ पर ऐसे होगा, वैसे पर ऐसे होगा, है ना, कहाँ पर क्या होगा इमेजिन कर पा रहे हो। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर ब्रेन। तो हम लोग देखे कि इनर्शिया फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है, इट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड होता है ma। फाइन, ये था कौन सा पॉइंट नंबर 3 गया, पॉइंट नंबर 4 गया, पॉइंट नंबर 5। अब चीज ये है कि जो इनर्शिया फोर्स है उसके बारे में जानने से फायदा क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, आज का टॉपिक था डायनामिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मतलब कोई बॉडी अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है तो उसका इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में समझ में आता था बॉडी रेस्ट में है या फिर एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब नेट फोर्स 0 है, तो हमारे पास लेमिस थ्योरम थे, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, ये सब मेथड थे। लेकिन अभी तो नेट फोर्स 0 नहीं है, क्या करें। तो अब हम थोड़ा सोचते हैं। I will give you a small example. Suppose here is a sphere. This sphere is now trapped between an inclined plane and a wall. This point is A, this point is B. Why this is at rest? You know. अगर आपको कोई पूछेगा बताओ what are the forces acting on this sphere at point A and B, आपको इक्विलिब्रियम एनालिसिस आता है, आप तुरंत इसका फ्री बॉडी डायग्राम करोगे, तुरंत इसका फ्री बॉडी डायग्राम करोगे और कहोगे कि यहाँ पर एक फोर्स आ रहा है, यू कॉल इट रिएक्शन फोर्स एट ए। यहाँ पर एक फोर्स आ रहा है, यू कॉल इट रिएक्शन फोर्स एट बी। यहाँ पर एक फोर्स आ रहा है, यू कॉल इट एम जी। फाइंड इन द फ्री बॉडी डायग्राम आर ए आर बी एम जी आर द फोर्सेस एक्टिंग, और इसका एनालिसिस करके हम लोग निकाल लेंगे क्या आर ए क्या है, आर बी क्या है। वी हैव लेमिस थ्योरम, सिग्मा एफ 0, सिग्मा एफ 0, आप लोग को सबको आता है। सपोज ये जो अरेंजमेंट है ये किसी एक ट्रक के अंदर है और यहाँ पे ड्राइवर एक्सीलरेट करवा रहा है ट्रक को, ठीक है। नाउ इट इज मूविंग विद सम एक्सीलरेशन। अब पूछा गया बताओ ए में कितना फोर्स है, बी में कितना फोर्स है। आपके पास जो तकनीक थे, क्या लेमिस थ्योरम हो या सिग्मा एफ 0, सिग्मा एफ 0, कहां से आया था, नेट फोर्स इज 0, बॉडी का एक्सीलरेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है, ट्रक के अंदर रखा है, ट्रक भाग रहा है तो उसके साथ वो भी भाग रहा है, the body has got some acceleration. Now its acceleration is not 0. लेमिस थ्योरम नहीं लगा सकते, सिग्मा एफ 0, सिग्मा एफ 0 नहीं लगा सकते, फिर कैसे निकालेंगे। यहीं पे आ गया सोच, लोग सोचने लगे कि क्या करें कि नेट फोर्स 0 वाला फंडा को लगा सकते हैं। कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना का मतलब नेट फोर्स 0 होगा तो लगा सकते हैं। अगर किसी तरह से इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हम देख सकेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चलो सोचते हैं। अब यहाँ पे कोई फोर्स आ रहा है आर ए दैट यू नो, यहाँ पे कोई फोर्स आ रहा है आर बी दैट यू नो, हाउ मच आर द वैल्यूज यू डोंट नो। ये तीनों फोर्स का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड सबको मालूम नहीं है ना, लेकिन इनका रिजल्टेंट आपको मालूम है। जैसे सोचो कि यहाँ पर कोई एक बॉडी रखा है, F1 कितना है मालूम नहीं है, F2 कितना है मालूम नहीं है, ये भी नहीं दिया, F3 कितना है मालूम नहीं है, ऐसा करके दिया है, क्या क्या है मालूम नहीं। सपोज इस बॉडी का मास है 10 kg और पता चला ये जो तीनों फोर्स है, जैसे तीनों फोर्स लगे और ये बॉडी इधर भागने लगा, क्या एक्सीलरेशन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में,
F1 कितना मालूम नहीं, F2 वो भी मालूम नहीं, F3 वो भी मालूम नहीं। क्या आप बता सकते हो F1 मालूम नहीं है, F2 मालूम नहीं है, F3 मालूम नहीं है, फिर भी ये तीनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा बोल सकते हो क्या? व्हाट इज द नेट फोर्स? सर 2 मीटर पर सेकंड। हाँ, नेट फोर्स 20। यस, नेट फोर्स बाई एक्सीलरेशन होता है नेट फोर्स बाई मास। आपको इंडिविजुअल फोर्सेस मालूम नहीं है लेकिन एक्सीलरेशन मालूम है, मास मालूम है, तो नेट फोर्स मालूम है कि नहीं? 2 into 10 20 न्यूटन। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ना हमें F1 मालूम है, ना हमें F2 मालूम है, ना हमें F3 मालूम है, लेकिन तीनों का रिजल्टेंट मालूम है ना। एग्जैक्टली दैट वे, एग्जैक्टली दैट वे। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड थिंक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहां पे जब टॉर्क एक्सीलरेशन A में जाने लगा, टॉर्क एक्सीलरेशन A में जाने लगा, ये RA कितना है मालूम नहीं है, RB कितना है मालूम नहीं है, mg हाँ चलो mg मालूम है, थोड़ा बहुत मास दिया है तो mg मालूम है। तो क्या बता सकते हो कि ये तीन फोर्स है RA प्लस RB प्लस mg, ये तीन वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है बता सकते हो क्या? M mass is moving with the drop with an acceleration A. ma, बड़े मजेदार चीज है। क्या आप इसका डायरेक्शन बता सकते हो क्या? अगर हम कहेंगे क्या है इसका रिजल्टेंट, RA प्लस RB प्लस mg, ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर है? जिधर जा रहा है। अरे कोई बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस आ रहे हैं, बॉडी इधर गया मतलब नेट फोर्स इधर को है कि नहीं? इसका मतलब इसका डायरेक्शन कैसा है? इस डायरेक्शन में। क्या मैं आपको ये बातें समझा पा रहा हूं? यस सर। अब सोचो हम जानते हैं कि ये तीन फोर्स का रिजल्टेंट जीरो नहीं है, लेकिन कितना है रिजल्टेंट? जीरो तो नहीं है, कितना है? ma है। किस डायरेक्शन में? इधर को है। अगर मैं यहाँ पे इनर्शिया फोर्स को दिखा देता हूं ma, ये तीन फोर्स मिलके है ma इधर को, ये अकेला ma इधर को, चारों मिलके कितना हो गया? Zero. We got our condition of equilibrium. Now the net force on the body is zero. We can apply all conditions of equilibrium and Lami's theorem, सब कुछ लगा सकते हैं क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो रहा है। नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो हम लोग हीरो हो जाते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना आता है। जब भी कोई बॉडी के ऊपर आता हुआ नेट फोर्स जीरो है, फोर्सेस निकालना हमें आता है, हम सारा फोर्स निकाल देंगे, कुछ भी मेथड निकाल के निकाल देंगे। तो स्यूडो फोर्स का जो यूज है मैं बता रहा हूं, क्या करना है? जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में है और उसका इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम नॉर्मली कर लेना है और क्या करना है? उसके ऊपर स्यूडो फोर्स भी दिखा देना है। फिर उसके बाद सारा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओ, सिग्मा fx 0, सिग्मा fy 0, लैमिस थ्योरम, एवरीथिंग यू कैन अप्लाई। समझ में आया क्या? अच्छा, तो अगर ये चीज हमें समझ में आया तो इसको मैं लिखना चाहूंगा टू for equilibrium analysis, for equilibrium analysis of a body in accelerated motion, if inertia force is taken into account, in the free body diagram, in addition to all external forces, we can apply
इक्विलिब्रियम, दैट इज लैमिस थ्योरम, सिग्मा इफेक्ट 0, सिग्मा इफेक्ट 0, सब कुछ निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुआ। चलिए अब मैं अगर देखना चाहूंगा कि छोटा सा कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बेहतर, तो मैं थोड़ा सा केस लेता हूं, एक तो ऐसे एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज हियर इज ए ब्लॉक, हियर इज अनदर ब्लॉक, just try to understand and realize. Here is the floor and here is the wall. ये wall है, ये ब्लॉक है 8 kg का, ये ब्लॉक है 2 kg का। मैं यहाँ पे एक फोर्स लगाया, कितना? 30 न्यूटन। फाइंड रिएक्शन फोर्स between blocks. Find the reaction force between blocks. ये दोनों फोर्स, दोनों ब्लॉक के बीच में रिएक्शन फोर्स क्या है, मतलब एक दूसरे को कितना फोर्स दे रहे हैं। क्वाइट ऑब्वियस है, आप कितने भी ताकत लगा दो, इधर वॉल रखा है तो कहां मूव करेगा? दिस इज व्हाट इज द वॉल, ठीक है, ये वॉल है, वॉल है। आप इसको कितने भी जोर से पुश करो ये नहीं मूव कर सकता। पूछा है बताओ 2 kg 8 kg के बीच में रिएक्शन फोर्स क्या है? क्या आप में से कोई मुझे थोड़ा बताओ कि कैसे करना है? फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं और किसी का भी ले लेते हैं, 2 kg का ले लेते हैं। ये 2 kg का जो ब्लॉक है उसका अपना वेट भी तो है, रिएक्शन फोर्स भी है। आप इधर से दे रखे हो 30 न्यूटन का फोर्स, और ये 2 kg का जो ब्लॉक है ये 8 kg के साथ कांटेक्ट में, तो 8 kg भी इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा होगा। यही तो हमें पता करना है। क्या और कोई तीसरा चौथा फोर्स है? नहीं। क्या ये एक्सीलरेट कर रहा है? नहीं, एवरीथिंग इज एट रेस्ट। ओह ये बात है। अच्छा, और 2 kg मूव कर रहा है? नहीं मूव कर रहा है। क्या मतलब है? सिग्मा एफएक्स इज इक्वल टू 0 क्या देगा? व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स? 2 kg 8 kg को कितना जोर से पुश कर रहा होगा? इधर को R, इधर को 30, R इज इक्वल टू 30 न्यूटन। यस, सिंपल सा चीज है, जितना भी फोर्स लगाएंगे वही दोनों के बीच में आ जाए। क्या ये एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ में आया क्या? यस सर। आ गया। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं। नाउ आई वांट टू रिपीट द क्वेश्चन बट विथ ए different understanding. Suppose now I take this one as a copy. ठीक। Suppose I go to the next point. अब क्या हुआ है? केस बदल गया, केस बदल गया। क्या दिया है? जो था वही है, कोई बदलाव नहीं आया। खाली ये कि में क्या क्या इसमें, ये जो वाल यहाँ पे बैठा हुआ था, इस वाल को यहां से भगा दिया। वाल इज रिमूव्ड। अब जैसे हम 30 न्यूटन से पुश करेंगे ये सिस्टम मूव करने लगेगा। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज, आई एम रिपीटिंग द सेम एग्जांपल। देखो थोड़ा सा बदलाव लाया हूं, वाल को भगा दिया हूं। फाइंड रिएक्शन फोर्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। क्या बिफोर वी गो फॉर एनी कैलकुलेशन क्या बता सकते हो कौन सा केस में रिएक्शन फोर्स ज्यादा होगा? कौन सा केस में रिएक्शन फोर्स ज्यादा होगा? ये केस में 2 kg 8 kg के ऊपर कुछ फोर्स देगा, पहला केस में भी कुछ फोर्स दे रहा था। कौन सा केस में 2 kg 8 kg के ऊपर ज्यादा फोर्स देगा? फिजिकली रियलाइज करो। आप किसी वॉल के पास खड़े हो, आपका दोस्त आपको दबा रहा है कस के, और आप खुले में खड़े हो, आपका दोस्त आपको दबा रहा है। कौन सा केस में यू विल गेट ग्रेटर फोर्स? फर्स्ट केस। तो सेकंड केस में जो फोर्स होगा कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कितना होगा? कम होगा बोलने से नहीं चलेगा, कितना होगा? अरे वाह, ये तो खतरनाक क्वेश्चन हो गया सर। चलिए सोचते हैं कितना होगा पता करना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। वी क्लियरली सी हियर एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। ये पूरा सिस्टम अभी एक्सीलरेट करने वाला है। क्यों? क्योंकि कोई पुश कर रहा है। कितना फोर्स में? नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स कितना है? 30
मास कितना है 2 + 8 तो कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओहो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में सिस्टम चलने वाला है। मुझे चाहिए रिएक्शन फोर्स। अगेन गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। ये हो गई फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो उसका वेट नॉर्मल रिएक्शन वगैरह तो है, 30 न्यूटन का फोर्स भी हम दे रखे हैं, और क्या है, और इधर से ये 8 kg उसके ऊपर एक फोर्स दे रहा है R, जो हमें पता करना है, और ये सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है। क्या हम यहाँ पे सिग्मा एफएक्स इक्वल टू 0 कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये रेस्ट में नहीं है, एक्सीलरेट कर रहा है। क्या करने से हम सिग्मा एफएक्स इक्वल टू 0 कर पाएंगे? अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ शूडो फोर्स को दिखा लेंगे। समझ में आ रहा ना? शूडो फोर्स को दिखा देंगे। चलो शूडो फोर्स को दिखाते हैं, शूडो फोर्स को दिखाते हैं। कैसा हुआ शूडो फोर्स? शूडो फोर्स हुआ ऐसा। कितना? m मतलब ये 2 kg है, ये एक्सीलरेशन है 2a, है ना? मैं बेहतर है मैं इसको ma ही लिखूंगा और उसका वैल्यू को लिखूंगा 2 × a कितना था 3। Now in the free body diagram I have shown the pseudo force in addition to all other external forces. I can apply conditions of equilibrium. सीधे सीधे मैं लिख सकता हूँ। Now ये तो क्वेश्चन है। Now by sigma fx is equal to 0 क्या मिला देखो तो 30। इधर को है r + 6 is equal to 30। तो r कितना हो गया 24। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो हम ये देख रहे हैं कि फोर्स अभी कम हो गया, फोर्स अभी कम हो गया है। ठीक है, ये तो था शूडो फोर्स का एप्लीकेशन। शूडो फोर्स का एप्लीकेशन है। इस किस्म की क्वेश्चंस आपको न्यूटन्स लॉज में मिलेंगे 11th क्लास में, न्यूटन्स लॉज चैप्टर में मिलेंगे। वो बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन आया, वो बोलेंगे हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ है। हम कहेंगे हमारे पास माँ है ना? इसमें सारा काम धमाधम बन जाता है। आप लोग फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ करते रहो, हमारे पास क्या है? माँ है ना? ma। तो आपको याद रखना पड़ेगा, चीजें आपको बहुत आसान बन जाएंगी। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और बदल देता हूँ। लेट मी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। I go for a 8 kg mass now in front of 2 kg and now I push it from this side with the same 30 Newton force. ये 2 kg है, ये 8 kg है, अब वाल नहीं है। Find reaction force। अब reaction force सेम होगा कि डिफरेंट होगा? Find yes, थोड़ा just wait। Find reaction force between blocks। मैं आपको पूछना ये चाहता हूं बिटवीन ब्लॉक्स। जस्ट a minute, BLOCKS। मैं आपको 3 फिगर यहाँ पे दिखा रहा हूं, फिर बाद में मिटा दूंगा। पहला फिगर ऐसा था और यहाँ पर वाल रखा हुआ था और इसको 30 न्यूटन दिए थे, और ये था 2 kg, ये था 8 kg। दूसरा फिगर अभी हम लोग जो किए वो ऐसा था, ये 8 kg, ये 2 kg, वाल को भगा दिए, फोर्स वही 30 न्यूटन का था, नहीं ये 2 kg का था। और तीसरा फिगर में अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये 8 kg, ये 2 kg, अब ये 30 न्यूटन का फोर्स है, वाल नहीं है। अच्छा, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है। दोनों ब्लॉक के बीच में हम फोर्स निकाल रहे हैं। पहला केस में कुछ भी था, उसको R1 को, फोर्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स R2 था, तीसरे केस में R3 था। सबसे ज्यादा कौन से केस में होगा? गेस करो और बताओ। R1 इज बिगेस्ट, R1 सबसे बड़ा है, R1 सबसे बड़ा है। अब इन दोनों को थोड़ा देखो और महसूस करो कि कौन सा केस में सबसे ज्यादा हो, सबसे कम होगा रिएक्शन फोर्स, R2 और R3। R1 सबसे ज्यादा है, यस। आप लोग बढ़िया सोच रहे हो। सोचो कि यहाँ पर एक पेस्ट्रीज रखा है, ठीक है, और उसके सामने एक ब्रेड रखा है। आप लोग ब्रेड पेस्ट्रीज बोलने से जल्दी समझ जाते हो। ब्रेड को पुश करोगे पेस्ट्रीज जल्दी टूटेगा, कि पेस्ट्रीज रखोगे फिर ब्रेड को रखोगे और पेस्ट्रीज को पुश करोगे तो पहले पेस्ट्रीज टूटेगा? कौन सा केस में टूटेगा? ब्रेड को पुश करेगा। हाँ, जो वजनदार चीजें पुश करेंगे। ये देखो, ये जो आप लोग बोल रहे हो ये आपका ब्रेन का पावर है, इट इज नॉट द साइंस, दिस इज पावर ऑफ योर ब्रेन।
फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस इट इज एबल टू फील कि ऐसा होने से ऐसा होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड न्यूरल साइंस। आजकल ये टेक्नोलॉजी भी काफी पॉपुलर है। इट इज कॉल्ड ANN थ्योरी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क थ्योरी, जिसके ऊपर मैं भी काफी काम किया हूँ ड्यूरिंग माय PhD वर्क। ठीक है, तो ANN थ्योरी में ब्रेन को ट्रेन करके काम बना लेते हैं। एनीवे, मैं क्या बात बता रहा था इसमें, आपको पता चल गया कि R3 कम होगा। बिफोर वी गो फॉर ऑल दिस कैलकुलेशंस, कि पता कर ले कि किसका कम होगा, चलो हम निकाल के भी देख लेते हैं। अब निकाल के भी देख लेते हैं। हमें लगा कि R3 सबसे कम होगा, मतलब इस केस में सबसे कम होगा, तो क्या कहेंगे, वी स्टार्ट विद एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 30/2 + 8। एक्सीलरेशन बदला क्या? नहीं, वही था जो था वही हुआ, कुछ बदलाव नहीं आया। तो चलो 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, आप कहोगे उधर तो सर 2 kg का कर रहे थे, अब 8 kg का कर रहे हैं, चला के दिखा। चलो 2 kg का कर लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो वेट आया, नॉर्मल रिएक्शन आया, और इधर 8 kg 2 kg के ऊपर एक फोर्स दे रहा है, वो हमें पता करना है। और क्या है, 2 kg का हाल क्या है, मूव कर रहा है क्या एक्सीलरेशन में, 3 मीटर/सेकंड में। क्या हम अभी सिग्मा F0 सिग्मा F0 लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है। अच्छा, नेट फोर्स 0 नहीं है, इसलिए नेट फोर्स 0 कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द सूडो फोर्स। कितना m कितना है 2 kg, a कितना है 3, 2 × 3। सो व्हाट इज r सिग्मा Fx = 0 is giving you r = 2 × 3 6 न्यूटन। So the reaction force between the two blocks is only 6 न्यूटन। पहला केस में क्या था? इट वाज 24 न्यूटन। उससे पहले जो बुआल रखे थे, फोर्स क्या था? 30 न्यूटन। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? सबसे कम कौन से केस में हुआ? ये केस में। समझ में आ रहा है? अब ये हुआ सूडो फोर्स वाला मेथड। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे तो बिना कुछ कैलकुलेशन के भी आप बता सकते हो, विदाउट एनी कैलकुलेशन। देखो मैं बताता हूँ। लेट अस गो बैक टू द प्रीवियस केस। बताओ व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 8 kg। भूल जाओ बाकी सब कुछ, भूल जाओ, कुछ नहीं। पूछा है रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 8 kg। अरे कुछ भी करने के लिए मना किया, लेविस थ्योरम नहीं लगाएगा, सिग्मा F0 नहीं लगाएगा, फिर भी बताएगा फोर्स कैसा है। क्या करें? पहले सोचो कि ये एक्सीलरेट करेगा क्या? हाँ करेगा। कितने में? 30/10। दैट इज एक्सीलरेशन। तो पता चल गया कि 3 मीटर/सेकंड होगा। ओके, अब ठीक है, ये सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि 30 न्यूटन पुश कर रहा है इसलिए एक्सीलरेट कर रहा है। बताओ ये 8 kg क्यों एक्सीलरेट कर रहा है? भाई हम तो 2 kg को ढकेल रहे हैं, ये 8 kg क्यों एक्सीलरेट कर रहा है? Why 8 kg is accelerating? Because 2 kg is pushing it. ओ, कितना जोर से पुश कर रहा है? क्या मालूम कितना जोर से पुश कर रहा है? 8 kg 3 मीटर/सेकंड में चल रहा है, तो 2 kg 8 kg को कितना जोर से पुश कर रहा होगा कि 8 kg 3 मीटर/सेकंड में चलेगा? And that is what is the answer you got here. है कि नहीं? इतना लंबा चौड़ा करके तो हम लोग यही निकाले। Are you able to realize? Next, go for the next question. Think this way. What is the acceleration here? Same, 30/10, 3 मीटर/सेकंड। अच्छा, हम तो पूछ किए 8 kg को, ये 2 kg क्यों चला? क्योंकि 8 kg इसको ठेल रहा है। कितना जोर से ठेल रहा है? वही तो निकाल रहा है। अरे बताओ कितना जोर से 2 kg को ठेल के ले रहा है 3 मीटर/सेकंड में? That is what we have got here. Are you getting? You must have a smart approach to understand things also. ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन तैयार कर ली है ना? ये बात है। तो क्या इनर्शिया फोर्स आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया? Yes. तो इसीलिए मैं बोला था कि YouTube लाइव किसी दूसरे के लिए था, दूसरों बच्चों के लिए। हम लोग इसको किए, अभी आप इसको समझ गए तो बढ़िया। अब इसको लेके अगले क्लास हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir.